ठीक है। देखो, हम नेगेटिंग अ स्टेटमेंट देख रहे थे कि किसी स्टेटमेंट को कैसे नेगेट करें। मैंने कहा कि आपके पास एक एग्जांपल लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम कैसे नेगेट करेंगे। एक मैंने एग्जांपल लिखा है जिसमें बोला गया है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स इज ग्रेटर देन 2। बोला गया है, क्या बोला गया है, इसका नॉर्मल लैंग्वेज में आप मीनिंग बता सकते हो मुझे? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या मीनिंग है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का? क्या ये एक स्टेटमेंट भी है या नहीं? क्योंकि अगर स्टेटमेंट होगी इसका तभी हम इसको मतलब कोई नेगेट भी एक्स टू से बड़ा होगा। कोई भी। पॉजिटिव इंटीजर हाँ हाँ। 2 से बड़ा होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 से बड़ा होगा। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 2। यही बात बोली गई है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप कहोगे नहीं, ऐसे तो इंटीजर्स मिलते हैं जो नेगेटिव भी हों, 2 से छोटे भी हों। ठीक है, आप सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो 2 से छोटे इंटीजर्स भी आपको पता है, 1 2। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स 2 से छोटे भी हैं, 1 और 2, आप जानते हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसका नेगेशन क्या होगा? अगर ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू होगा। अब वही नेगेशन हम निकालेंगे। नेगेशन निकालने का सबसे आसान तरीका, जहां पे भी फॉर ऑल लिखा है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? देयर एग्जिस्ट में। इनको क्या बोला जाता है? फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट को क्वांटिफायर्स बोले जाते हैं, क्वांटिफायर्स। ठीक है, दो तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, एग्जिस्टेंशियल, इसको बोला जाता है एग्जिस्टेंशियल, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल। ठीक है, बट इतना याद रख लो बस कि ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल किस में चेंज होता है? देयर एग्जिस्ट में। और देयर एग्जिस्ट किस में चेंज होता है? फॉर ऑल में। ये इफ एंड ओनली इफ वाली बात है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अब जो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट कैसे लिखी गई है, इसको बोला जाएगा स्टेटमेंट। वो तो एक क्वांटिफायर था, ये है स्टेटमेंट, जिसको मैं पी नाम दे दूं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये एक और स्टेटमेंट है। क्यों? ये इफ देन टाइप की तो नहीं है, बट मैं इसको इफ देन में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तो ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। तो जब आप फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो देयर एग्जिस्ट तो एज इट इज रहेगा, मतलब जो देयर एग्जिस्ट के साथ यानी फॉर ऑल के साथ जो स्टेटमेंट थी पी, वो तो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब उसके बाद एक और क्यू स्टेटमेंट है। अब आपको क्या कहना है? अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको नेगेट करो। मैं कह रही थी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर 2 से बड़े होते हैं, तो आप क्या करोगे? वही पुराना तरीका कि एक इंटीजर ला के दिखाओगे, कम से कम एक इंटीजर आप दिखा दोगे मुझे, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता हुआ इंटीजर दो जो 2 या 2 से छोटा होगा, है ना? तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं इस बात को लिखना चाहूँ तो कैसे करूँगी कि ऐसा कोई इंटीजर पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा जो कि 2 से बड़ा नहीं होगा, नॉट, यानी कि नॉट क्यू बनेगा यहाँ पे। अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको लिखूं तो क्या बनेगा? देयर एग्जिस्ट, फिर हमने पी वाली स्टेटमेंट लिखी, फिर हमने नॉट क्यू लिखा। ठीक है, इसका नेगेशन ये बना। तो अब नॉट क्यू क्या बनेगा? क्यू तो है एक्स ग्रेटर देन टू टू। तो इस स्टेटमेंट को नेगेट करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, उसको नेगेट करेंगे तो क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन 2। इसका नेगेशन क्या होगा? एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। या फिर आप बोल सकते हो सिंपल, और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो एक्स नॉट ग्रेटर देन 2। इसको लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो? इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो। आपने लिख दिया एक्स नॉट ग्रेटर देन 2, अब लिख दो एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। दोनों का सेम मीनिंग है। दोनों का मीनिंग क्या है? बिल्कुल सेम। ठीक है, क्या ये मुश्किल था? हमें कुछ नहीं करना था, स्टेप 1 में हमें क्वांटिफायर चेंज करना था, फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दिया। अब इसके साथ जो स्टेटमेंट पड़ी है उसको एज इट इज रखे रहो।
और उसके बाद की बात करो, जो बाद की स्टेटमेंट है उसको हम नेगेट करेंगे। अब अगर हम इंटरवल लिखेंगे ना, हाँ, इंटरवल में ले सकते हैं। क्या कह रहे हो आप? थोड़ा जोर से बोलो। मैंने हमने लिखा ना x is less than 2 मैम, less or equal to 2। हम्म। हाँ हाँ। तो मैम लेस देन में कहाँ तक ये है। जाएगा? तो ये जरूरी लिखना है वहाँ, कहाँ तक जाएगी? ये आवाज ही बहुत कम आ रही है। देखो मैंने क्या किया है, x ग्रेटर देन 2 का उल्टा क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 2 ना। मैम मैं हाँ, किसी और को समझ में आ रहा है तो बताओ। बोल रहा है कि लेस देन 2 को हम लोग 1 और 2 भी लिख सकते हैं शायद। अच्छा, x बिलोंग्स टू 1 2। लिख सकते हैं बट ज्यादा जनरल क्या होगा? ज्यादा जनरल तरीका यही है ना। ग्रेटर देन का उल्टा साइन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, वो तो एक आंसर जी देना मैम। हो गया कि देखो ये वाले 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें नहीं पता 1 और 2 करेंगे या क्या करेंगे। हमें सिर्फ नेगेशन लिखने से मतलब है, हमें पर्टिकुलर नहीं जाना कि देखो 1 और 2 कर रहे हैं। हो सकता है 1 और 2 की बजाय कोई और कर रहे हो, इस केस में तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं। पर ऐसे भी स्टेटमेंट्स आएंगे जहां आप लिख नहीं पाओगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, यहाँ पे तो आप 1 2 लिख सकते हो। ऐसे भी आएंगे जैसे 3 4 3 अप टू इन्फिनिटी, तो अब उनको सारे थोड़ी मेंशन कर पाओगे। तो तरीका जो होता है लिखने का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का लिखने का तरीका यही होता है। वो तरीका थोड़ा सा गलत पड़ जाएगा लिखने का, वहां पे x इक्वल टू 1 2 अगर आप मेंशन करोगे। बात समझ में आई? क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, लेस देन ग्रेटर देन से डिनोट करके। जी ठीक है। मैम। देखो मैं इसका तरीका बता देती हूँ। जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लो कि अगर आपको इसको नेगेट करना है, एक स्टेटमेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन डी, कोई भी सेट हो सकता है डी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी, एक स्टेटमेंट होल्ड करती है, स्टेटमेंट का नाम दे दिया p ऑफ x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी ये वाली स्टेटमेंट होल्ड्स। ठीक है, px होल्ड्स, px लिख देने का मतलब ये है कि p वाली स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। इसको नेगेट करना है, यानी कि इसकी नेगेशन किसके इक्विवेलेंट होगी? फॉर ऑल को तो हम किस में चेंज करेंगे नेगेशन लगते ही? देयर एग्जिस्ट में। x बिलोंग्स टू डी एज इट इज रहेगा, और आगे जाके जो px वाली स्टेटमेंट है ना, इसको हम नेगेट कर देंगे। यही काम मैंने ऊपर किया है। क्या यही काम नहीं किया था मैंने ऊपर कि फॉर ऑल को तो देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दिया, और आगे वाली जो क्यू स्टेटमेंट थी इसको नेगेट कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट होती देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डी p ऑफ x, तो इसको कैसे नेगेट करते, जरा आप में से कोई बताए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, हाँ, p ऑफ x। p ऑफ x मैम ये नॉट p नेगेट ऑफ करना है मैंने, नॉट नॉट p ऑफ। हाँ नॉट बोलेंगे इसको। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी नॉट p ऑफ x, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रोल इंटरचेंज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक और बात बढ़िया होती है नेगेशंस के बारे में, कि अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन करूँ ना, किसी भी स्टेटमेंट का अगर नेगेशन करूँ, जैसे p वाली स्टेटमेंट का मैंने नेगेशन कर दिया, तो अब अगर वापस मैं इसका नेगेशन करूंगी p वाली स्टेटमेंट का, तो मेरे पास क्या निकल के आएगी? ओरिजिनल वाली स्टेटमेंट निकल के आ जाएगी। जैसे आप मैट्रिसेस में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो वापस वही निकल के आ जाता है, देखा होगा आपने बचपन में। ठीक है, यस। तो 2 बार नेगेशन करने से वापस वही स्टेटमेंट निकल आती है। जरा निकाल के दिखाओ मुझे। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी जिसका अभी मैंने नेगेशन किया था। स्टेटमेंट थी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेशन करने के बाद की स्टेटमेंट दिख रही हूँ, सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2। अभी यही नेगेशन निकल के आया था, देखना ध्यान से ऊपर, ये देखो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसको नेगेट करो, यानी कि नेगेशन का नेगेशन लो और निकालो कि क्या आएगा। ये आपकी स्टेटमेंट है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z प्लस x ग्रेटर देन 2। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z प्लस
x greater than 2. x इज ग्रेटर देन 2। नेगेशन करना है तो बिल्कुल इसको काटना है, x इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, नॉट लेस देन एंड नॉट इक्वल यानी कि ग्रेटर, समझे? इक्वल नहीं आना चाहिए, इक्वल अगर वहां आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ गया तो वहां नहीं आएगा। अब क्या ये ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं बन गई? जरा ध्यान से देखो, ऊपर स्टेटमेंट यही तो लिखी थी हमने सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो यानी कि 2 बार अगर किसी स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया तो ओरिजिनल स्टेटमेंट ही निकल कर आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, देखो कैसे। मैं लिख रही हूं, ध्यान से देखना। समवन इन आवर क्लास इज taller than 7 feet. अब हमारी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो 7 फीट से लंबा है। इसको नेगेट करोगे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में तो कैसे कहोगे? यानी कि अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हमारी क्लास में सभी 7 फीट के थोड़ी हैं। तो इसको कैसे बोलोगे आप? Everyone is not. लैंग्वेज में बोल के बता दो। हाँ, Yes, ma'am. Everyone is not taller than 7 feet. एवरीवन इज नॉट टॉलर देन, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो इसी सेंटेंस। Everyone is shorter than 7 feet. एवरीवन इज शॉर्टर देन 7 फीट। शॉर्टर या मतलब इक्वल टू 7 फीट भी कह सकते हो। शॉर्टर मतलब अगर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू वाला सिंबल हो सकता है। तो एवरीवन इज शॉर्टर देन 7 फीट। आप कह रहे हो कोई एक बच्चा ऐसा है जो 7 फीट से ऊंचा है, तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सारे ही बच्चे 7 फीट या 7 फीट से कम है, सिंपल। तो बिल्कुल आप समझ गए हो कि नेगेशन होता क्या है। अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? चलो इसको मैथमेटिकल उसमें लिख के देखते हैं। समवन का क्या मतलब है? कौन सा क्वांटिफायर है ये वाला कि ये वाला? There exists. देयर एग्जिस्ट वाला, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स, बच्चा हो सकता है। एक्स बिलोंग्स टू क्लास, क्लास में यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए सेट का नाम क्लास दे रही हूँ। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू क्लास सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 7 फीट। सॉरी, हाइट ऑफ एक्स, मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ हाइट ऑफ एक्स। मतलब एक बच्चा ऐसा है क्लास के अंदर सच दैट, ये कॉमा हमारा सच दैट का काम कर रहा है यहाँ पे, सच दैट हाइट ऑफ एक्स, मैंने एच ऑफ एक्स बोल दिया है उसकी हाइट को, सच दैट हाइट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 7 फीट। अब इसी स्टेटमेंट का हमें नेगेशन बनाना है। क्या इस क्लास में लड़कियां नहीं है? कोई बोल ही नहीं रही है लड़की? ये तो आप लोगों को डाउट नहीं आ रहा? कोई डाउट नहीं आ रहा है तो जवाब तो दो, गलत सही कुछ तो बताओ। मैम बोले? हाँ बोले आनंद जी। Yes, ma'am. Ma'am, for all x belongs to class, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लास h of x एच ऑफ एक्स less than equal to लेस देन और इक्वल टू 7 feet. 7 फीट। क्या ये सही है तान्या? समझ में आ रहा है क्या? Ma'am, देखो एक बात समझ लो, आज मुझे लगता है फीस सबने पे की है, और अगर 4 बच्चे बोले और 14 बच्चे शांत बैठे रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपने कॉलेज में आज तक आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपके स्कूल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी टीचर को जवाब नहीं दिया, आप बैक बेंचर थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ढेला फर्क पड़ता है इस क्लास में। इस क्लास में सबको बोलना पड़ेगा। और मुझे इस बात से बिल्कुल भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत बता रहे हो कि सही बता रहे हो। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप आगे आके बता रहे हो। ठीक है, आपके फोन में एक फीचर है अपने आप को अनम्यूट करने का, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बताना चाहते हो, आपके अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे, सही और गलत नहीं एक्सपेक्ट करती। ठीक है, और सभी टीचर्स आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
आप अपने पास्ट में आप जैसे भी स्टूडेंट रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी इस स्टेज में इस पॉइंट पे क्या आप इस सीरियसनेस को समझो कि आपने बैच ज्वाइन किया तो क्यों किया है। आप दिन रात अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैंने बैच ज्वाइन क्यों किया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कोई इजी एग्जाम है जो बस हम क्लास अटेंड करेंगे और हमारा क्लियर हो जाएगा। कुछ तो बात होगी एग्जाम में। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, IITs कंडक्ट करा रही हैं। तो जब आप इतना डेयर कर सकते हो कि इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए तैयार हो, इसके लिए फी पेमेंट करके क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हो, तो बस आप इतनी सी और हिम्मत कर लो कि आपको जितना आता है उतना बताओ। ठीक है, मुझे यहाँ किसी का नाम लेकर उससे बुलवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद बोलो। ठीक है, 1-2 दिन लो और ओपन हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बोलने वाले बच्चे बोल भी रहे हैं ना। ठीक है, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से फर्क पड़ता है मुझे। आपके पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट हो या क्या हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे खड़े होगे 4 लोगों से लाइन में। मेहनत करने वाले बनो। और मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ, वो त्याग करने वाले, वो सेक्रीफाइस करने वाले बनो कि मैंने इस एग्जाम का अगर अपने कंधों पर बोझ उठाया है तो मेरे को उसको लेके चलना है आगे फ्रंट लाइन। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास में एक्टिव भी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव रहो, डाउट्स पूछो अपने, अजीब अजीब सवाल करो। कई बार आपके अजीब सवाल भी बहुत अच्छे सवाल होते हैं जिसका टीचर भी सुन के कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये क्या पूछ दिया। उतना कंफ्यूज करो ना, उतना चैलेंज करो टीचर को अपने। ठीक है तान्या, और कौन है यहाँ पे? जी मैम। यस मैम। ठीक है, जॉय आप भी नहीं बोल रहे हो? जॉय, इंद्रजीत, हाँ पता मैम। नहीं आप बोल रहे हो कि नहीं। दीपांश आप भी शांत रहते हो। ठीक है, बोला करो। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे जो हम कर रहे थे। तो नेगेशन हमें किसी ने हमें बताया कि स्टेटमेंट थी कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू क्लास सच दैट एच एक्स इज ग्रेटर देन 7 फीट। उसका नेगेशन हमने बताया कि सभी बच्चे क्लास में लेस देन इक्वल टू 7 फीट है। तो काफ़ी ईजी था इसका नेगेशन बनाना। आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि आपको नेगेशन समझ में आ चुका है आई थिंक। अच्छा, इसका स्टेटमेंट बना के देखो एक बार। नेगेशन तो आप बना ही लोगे। एवरी इंटीजर, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करके देखो, इससे आपके मैथमेटिकल लॉजिक अच्छे होंगे। करो ट्राई, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाओ। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। और ये भी बताना कन्वर्ट करके कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो लिखी गई है ट्रू है या फॉल्स। मैम ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करो और गलत कन्वर्ट करो और मुझे बताओ। करो तो कुछ एटलीस्ट। मैं कह फॉर रही हूँ ऑल कि एक्स जितना कर बिलोंगिंग टू सकते जेड। हो। ठीक है, कंप्लीट कर लिया आपने? चलो 1 मिनट रुक जाओ, जिसने भी कर लिए थोड़ा और औरों को भी करने का मौका दो। हो चुका है मैम। ठीक है, रुको 1 मिनट। गर्मी आप लोगों को प्यास नहीं लगती? ये तो बहुत प्यास लग रही लगती है मैम। मैम आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। वैसे मैं मिक्स ब्रीड हूँ बहुत ज़्यादा। ये क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मेनली मैं हरियाणा से भी नहीं हूँ। ठीक है, बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो बताइए ज़रा, जिसने निकाल लिया है वो तो पता ही है मुझे। तान्या आप ट्राई करो बताने की। मनदीप आपने निकाला? अंकुर आपका कैसा चल रहा है? मैम ट्राई कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हो अभी? यस मैम। ओके, निकालो, कोई बात नहीं। मुझे पता चला अंकुर आपको कोडिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, ये जान के मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। कभी कुछ मुझसे सजेशन लेना हो कोडिंग के बारे में तो आप ले सकते हो। ओके मैम।
अच्छा, कोडिंग सीखते जरूर रहना, बड़ी हम इंपॉर्टेंट चीज है आज कोर्स की में ही है, हम्म कोर्स में भी है हमारा, और एक्स्ट्रा कोर्स भी है। आवाज समझ में नहीं आई मुझे आपकी। मैं बोल रहा एक्स्ट्रा कोर्स में है। एक्स्ट्रा कोर्स में? अच्छा, कोर्स में नहीं, कोर्स में तो अच्छे से कराएंगे ही नहीं, अगर कोर्स में करोगे तो समझ में नहीं आएगी। खुद से यस करना, मैं कह रही हूँ, किसी और को भी इंटरेस्ट है तो खुद से सीखो। आजकल ऑनलाइन फ्री में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप फ्री में वेबसाइट बनाना तक सीख सकते हो। यस हाँ मैम। बोलो। लैंग्वेज में इंटरेस्ट है मैम, C++ C++ वगैरह। में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। आजकल वैसे मैं भी कैलकुलेटर भी C++ बनाया है सीख रही मैंने। हूँ, तो मुझसे भी आप थोड़ा ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो इस बारे में। हाँ बताओ, क्या निकाला है, कोई बताना चाहेगा? यस For मैम। all x belongs to z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, there exists x plus 1 belongs to z. देयर एग्जिस्ट x प्लस 1 बिलोंग्स टू z। आप कह रहे हो कि अगर 2 इंटीजर है तो 3 भी एक इंटीजर होगा। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि अगर 2 एक इंटीजर है तो 4 भी एक इंटीजर होगा। हाउ विल आई शो विद दिस स्टेटमेंट? May I try? यस, कोई और बताए। For यस all x मैम। belonging to z, हम्म there exists y belonging to z हम्म such that y is greater than x. दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स। आपका नाम क्या है? Dipansh. दीपांश, यस करेक्ट। आपकी तो आवाज ही मैंने 1-1.5 साल बाद सुनी है, दीपांश। खैर, सही है ये तरीका सही है। अब इस तरीके में क्या गड़बड़ थी ऊपर वाले में कि आपने कह दिया कि इससे लार्जर। लार्जर का मतलब ये नहीं कि एक बड़ा इंटीजर। एक बार म्यूट करो अपने आप को, किसका अनम्यूटेड है। लार्जर का मतलब ये नहीं कि एक बड़ा इंटीजर, लार्जर का मतलब 10,000 बड़ा इंटीजर भी मौजूद है। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर रही है चीजों को। Yes ma'am. ठीक है, अगर 5 बिलोंग किया तभी 6 बिलोंग करेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा लॉजिक दे देगी, सारे इंटीजर से भी निकाल देगी, बट ये डायरेक्ट लॉजिक नहीं दे रही, इनडायरेक्ट दे रही है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम यूज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कोई भी इंटीजर है अगर और दूसरा इंटीजर है तो उस इंटीजर से बड़ा इंटीजर हमेशा मौजूद है, यानी हर एक्स से बड़ा वाई हमेशा मौजूद है। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है, इसी का नेगेशन बनाना है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें 2 क्वांटिफायर्स यूज किए गए हैं। ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, 2 क्वांटिफायर्स हैं, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। तो अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बस उसी काम को करना, अगर आप सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए नेगेशन के अंदर। इतना ही सीखना है बस आपको, जितना मैं इस क्वेश्चन में सिखा दूंगी। अब इसको कैसे करें, तो देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले जो आपको फॉर ऑल दिख रहा है, फॉर ऑल ये वाला दिख रहा है, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करो। देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल दिख रहा है, देयर एग्जिस्ट कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके बाद हमें नहीं पता, कुछ लिखा हुआ है। किसी छोटे बच्चे के लिए जैसे क्या है, ये एक स्क्रिबल है। जिस बच्चे को लिखना नहीं आता उसके लिए क्या है, एक स्क्रिबल ही है। आपको इसमें से मीनिंग दिख रहा है, छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को थोड़ी दिख रहा है। उस 2 साल का बच्चा मान लो इसको पी नाम दे रहा है, ठीक है, मैं वही 2 साल की बच्ची हूँ जो मैं पी बोल रही हूँ। मैं स्टेटमेंट को क्या बोल रही हूँ, पी ऑफ एक्स। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी स्क्रिबल कर रखा है मैंने इसके बाद ये डब्बे में पी ऑफ एक्स, इसी को मुझे नेगेट करना है। मतलब उस बड़ी स्टेटमेंट को एक बड़ी स्टेटमेंट ना देखने की बजाय पी ऑफ एक्स देख लिया। अब उस पी ऑफ एक्स को नेगेट कर दिया। अब इसको नेगेट करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब देखो कैसे करेंगे। हमने शुरुआत में देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी तो कर ही लिया था। अब उस पी को नेगेट करते हैं अपने पुराने तरीके से। अब इस पूरे को भूल जाओ, जरा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहाँ कुछ लिखा है। इस पी को नेगेट करो, ये जो डब्बे के अंदर स्टेटमेंट है इसको नेगेट करो जरा। For all y For all y belongs to z Yes. such that y is less than x. y is less than equal to less x। or equal. ये आपका कंप्लीट। अब अगर जो काटा था मैं उसको हटा दूं तो ये आपका कंप्लीट नेगेशन बन गया। इस नेगेशन का मीनिंग निकल के आ रहा होगा। देखो ये कह रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंटीजर मिल रहा है सच दैट कोई भी इंटीजर उठा लो वो हमेशा उस कोई भी इंटीजर से बड़ा या बराबर हो रहा है। मतलब लार्जेस्ट इंटीजर दिखा दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कोई भी इंटीजर उठा लो, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी,
हमेशा उस x के लिए एक y मिल जाएगा, हमेशा उस x के लिए एक y मिल जाएगा सच दैट वो y हमेशा छोटा होगा उससे या बराबर होगा। मतलब x तो हमेशा बड़ा हो गया ना, मतलब लार्जेस्ट इंटीजर मिल गया हमें। क्या इस बात का मीनिंग समझ में आ रहा है? किसी को यहाँ पे 1% भी डाउट हो तो अभी पूछो मुझसे। 1% भी स्टेटमेंट के मीनिंग में डाउट हो। आया समझ में। यस, तान्या, मनदीप और कौन कौन है क्लास में? मेरे को ये बताओ, कहीं पे कोई भी डाउट हो? इंद्रजीत, दीपांश, अंकुर, मैम जुबैर। हाँ दीपांश, मैम P of x आपने कैसे चूज किया? पी ऑफ एक्स कैसे चूज किया? मैंने सिर्फ ये क्वांटिफायर लिया था, फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर, और इसके साथ जो x बिलोंग्स टू जी जो भी कंडीशन पड़ी थी उसको ले लिया था। उसके एक्स्ट्रा में जितना भी पड़ा था ना, अगर यहाँ पे 2-3 और देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल होते, जितनी बची स्टेटमेंट होती मैं उसको पी ऑफ एक्स बोल देती। यानी इस इतने के बाद जो भी बचा ना उसको पी ऑफ एक्स बोला गया, इस कंप्लीट को। मैम देखो, इसको अगर हम ऐसे लिखें, x belongs to z हम्म, such that y less or equal to x for all y belongs to z. फिर से बोलो, मैं लिखती हूँ यहाँ पर। There exists x belongs to z हम्म, such that y less or equal to x हाँ, for all y belongs to z. फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जेड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सच दैट अब यहाँ पे लिख देते, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। मतलब हम क्वांटिफायर को आगे पीछे कर सकते हैं मतलब। हाँ कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगी ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक फ्लो में चल रहा है ना, एक सीक्वेंस में चल रहा है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप ऐसे लिखोगे तो। मीनिंग सेम निकल रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना करो तो सीक्वेंस में रहेगा, कर दो कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपांश, आपको ये वाली बात क्लियर हुई थी? यस मैम, यस। अच्छा, एक और बात है, अगर 1 से 2 हो गए ना यहाँ क्वांटिफायर, 2, 3, 4 कितने भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू, मतलब कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हो यहाँ पे, समथिंग होल्ड्स, ऐसा होगा। तो पहले तो आप इसको ले लोगे, आपको पता है इसको आप देयर एग्जिस्ट में चेंज करके एज इट इज रख दोगे इसको। इसके बाद जितना भी पोर्शन बचेगा आप उसको एक पी स्टेटमेंट बोल दोगे, फिर उस पी स्टेटमेंट को नेगेट करके लिखोगे। बिल्कुल एक प्रोसेस के थ्रू चलना है हमें, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल प्रोसेस में चलना है। अब इस पी को नेगेट करना स्टार्ट करोगे तो पी को कैसे नेगेट करेंगे? देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू आर को हम फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर कन्वर्ट करेंगे। अब इसके आगे जितना भी लिखा हुआ है वो फिर से इसके लिए एक अनदर स्टेटमेंट है, मान लो क्यू ऑफ एक्स है तो अब उस क्यू ऑफ एक्स का नेगेशन निकालेंगे। तो प्रोसेस इस तरीके से चलेगा, 2 या 3 से ज़्यादा नेगेशन कभी एग्जाम में आने भी नहीं वाली। अभी मैं आपको एक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था वो भेजूंगी थोड़ी देर में क्लास के बाद, आप उसको सॉल्व करके देखना और कल मुझे बताना, ठीक है? प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए बस। बताओ, इस प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया नो था? मैम। Yes ma'am. ठीक है, तो नेगेशन में आपका इतना ही था। नेगेशन एग्जाम में आती है इसलिए कराना जरूरी था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, थर्ड फोर्थ पेज। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सेट के अंदर। सेट्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, बाकी सब आपको रवि सर ने बता ही दिया था। कोई भी सेट ए, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, वेन डायग्राम्स क्या होता है, ये सारी जो कहानियां हैं आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। मुझे लगता है सबने 12th पास कर रखी होगी यहाँ पे, है ना? यस 11th मैम। क्लास में पढ़ा दिया भगवान था आपको। भगवान की कृपा से पास हो गए। बिल्कुल, कृपा है भगवान की। और 11th क्लास में ही पढ़ा दिया गया था आपको, 12th में तो थोड़ा और एडवांस गए थे, अब थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एडवांस करके ही आप यहाँ तक पहुंचे हो। पहले आपने बचपन में चलना सीखा होगा, अब आप दौड़ते भागते वॉलीबॉल खेलते स्विमिंग करते हो,
या मैथ्स करते हो, मैथ्स भी बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में ही। धीरे धीरे आप कोडर बनोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, तो एडवांस करते रहो लाइफ में। अब एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं ना, आपको दिख रहे हैं, कुछ भी दे दिया हमने, A1 A2 कोई भी नोटेशन दे दी इनको। अब हम ये देखना चाहते हैं सेट के पास कितने सबसेट्स होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सेट का सबसेट हमेशा ये जरूर होता है, इसको क्या बोला जाता है? नल नल सेट। सेट, हाँ, एम्प्टी सेट, वॉइड भी बोला जाता है शायद। इसकी नोटेशन ma'am. एक और होती है, ऐसे भी होती है, पर वो मुझे बनानी मुश्किल लगती है, तो मैं तो फाई ही यूज करती हूँ, ज्यादातर जगह आपको फाई ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फ्री फंड का, मतलब मैं इसको कहती हूँ फ्री का सबसेट है ये, जो किसी सेट के पास भी अवेलेबल होता है। ठीक है, फाई खुद में एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और ये हर एक सेट का सबसेट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो गलत नहीं, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। पुरानी भाषा में हमने लिख दिया कि फाई इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यू। तो चलो, ये तो मेरा लिखने का मन कर रहा था तो मैंने लिख दिया, बट मेन बात जो है यहाँ पे वो ये है समझने वाली कि अगर मैं सारे सबसेट्स निकालना चाहूँ ए के, तो वो कितने होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन सी शक्ल के होंगे, कैसे पता चले? अब देखो, अगर 1000 सेट का एलिमेंट दे दिया तो आपसे ये तो बोला नहीं जाएगा एग्जाम में कि ये 1000 सेट का एलिमेंट है, इसके सारे सबसेट्स लिख दो आप। और आप सबसेट्स लिखते लिखते 3 घंटे गंवा दोगे, फिर भी आपका पूरा हो नहीं पाएगा, तो आपने एक क्वेश्चन में ही पूरी उम्र गुजार दी एग्जाम की। ऐसा तो नहीं होने वाला है। मेन जो बात होगी आपकी काउंटिंग की जाएगी, काउंट करके बताओ कितने सबसेट्स होंगे। मैम काउंटिंग से क्वेश्चन आएंगे क्या? अगर आए तो, मेरा कहने का मतलब है जैम में तो नहीं आएंगे, बट मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा। और ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ये। मैं जानती हूँ आपको पता है इसका फॉर्मूला, जानते हो आप ये फॉर्मूला, है ना? यस मैम। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने कर रखा है, स्कूल लेवल पे ही कर लिया था। लेकिन ये निकलता कैसे है, ये किस किस को पता है? ये फॉर्मूला आया कैसे? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। जैसे एक सेट है 1,2, इसके सबसेट्स कैसे निकालते हैं? इसके सबसेट्स के वाले सेट को क्या बोला जाता है? इसके सभी सबसेट जिस सेट के अंदर होते हैं क्या बोला जाता है? पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी में फाई तो आएगा ही फ्री फोकट। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। फाई तो आएगा ही। एक सिंगलटन सेट भी होता है, इसका सबसेट एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, आप जानते ही हो ये सब, है ना? तो ये होता है इसका पावर सेट। पावर सेट यानी मतलब सारे सबसेट्स की कलेक्शन कर दी तो पावर सेट बन गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला बना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये कैसे बना है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज द सेट इज 2 रेज टू पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो बी के कितने सबसेट्स होंगे, यानी बी के पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, यानी पावर सेट ऑफ बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 2 रेज टू पावर बी की कार्डिनैलिटी, यानी 2 रेज टू पावर बी की कार्डिनैलिटी है 2, यानी कि 4, जो इस केस में ट्रू आ रहा है। देखो, जब आप सबसेट निकालते हो तो सबसेट निकालने के लिए आप एक सेट बनाते हो, उसके अंदर आप एलिमेंट्स रखते हो ए के। तो मान लो ए के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? अभी हमने ऊपर देखा था इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। तो या तो आप इसमें से कोई एलिमेंट सिलेक्ट नहीं करोगे सबसेट बनाते टाइम, जब ऐसा होगा तो क्या कर रहे होगे आप? फाई बना रहे होगे ना, जब आपने कोई एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया और आप सबसेट बनाना चाहते हो, ऊपर से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया पर फिर भी आप सबसेट बनाना चाहते हो, तो कौन सा बनेगा? फाई बनेगा। आपने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, आपने क्या किया? ऊपर से कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया और एक सबसेट बनाया, तो क्या बनेगा? सिंगलटन नहीं बनेगा। ये मैं क्या लिख रही हूँ समझ में आ रहा है? NC0 और NC1। NC0 का मतलब n एलिमेंट्स में से
जीरो जीरो एलिमेंट को एलिमेंट चूज को किया गया। सिलेक्ट करना। हाँ, बिना ऑर्डर का चिंता किए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, बिना ऑर्डर की चिंता किए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें सी का यूज होता है। NC1 यानी कि कोई ना कोई एक एलिमेंट हम उठाएंगे, A1 A2 या AN में से। तो उससे कैसे सेट्स बनेंगे आप जानते हो, सिंगलटन बनेंगे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। या फिर आप दो की सिलेक्शन कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके के सेट बनेंगे, A1 A2 A1 A3 A2 A3 एंड सो ऑन। जानते हो आप ये। NC3 हो सकता है आप सारे के सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके सेट बनाना चाहो, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे, कितने सेट बन पाएंगे इस केस के अंदर। इस केस के अंदर केवल और केवल कितने बन पाएंगे, एक ही इकलौता ही बन पाएगा, वो वन, एक यस मैम। बनेगा। हाँ, जीरो एलिमेंट सिलेक्ट किया तो भी एक बना। और ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है, देखो NC1 के अंदर n बनने चाहिए, वो n ही बनेंगे, क्योंकि सिंगलटन एक एक करके A1 A2 AN सबके लिए बन जाएंगे। जब आप इन सभी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जिनको ऐड करने के बाद निकलता क्या है, 2n। और ये कैसे निकलता है, आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है, बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 1 + x⁴n is equal Yes, to ma'am. NC0 x⁴0 plus NC1 x⁴1 and so on NCn x⁴n। X जब equal आप to x 1 को put 1 पुट करोगे, हाँ, जब आप x को 1 पुट करोगे तो ये 2n बन जाएगा, और ये ऊपर वाला आपका आ जाएगा। तो यहाँ से बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, अच्छी चीज थी इसलिए Yes, बता ma'am. रही हूँ। हाँ, समझने वाली बात थी, बढ़िया चीज थी, नई चीज थी। किसी को कहीं डाउट हो तो बता सकते हो। ये आपका 12th में भी आया है शायद कंसेप्ट, या 11th में लास्ट आया पे है। 50 बोलो में। अब अगर आपने 11th में ही है ना? हाँ, 11th में 11th नहीं है। में, अच्छा, मतलब 11th आप में ही, 11th में हो। कौन मैं बच्चा कह रहा हूँ 11th में ही है। 11th में ही है? हाँ, तो इतने अब कॉन्फिडेंस के आपने साथ वही बता सकता है ना जो 11th में एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हम मुझे तो याद याद है। नहीं मैंने 11th में क्या पढ़ा था। खैर, मुझे मैम तो एक आपने x की वैल्यू 1 दिया। जमाना बीत गया 11th के हुए। खैर, चलो अब मैं टेस्ट करती हूँ कि आपने सेट थ्योरी बड़े अच्छे से पढ़ रखी है कि नहीं। ठीक है, मैम एक टेस्ट करें। हाँ, बोलो बोलो, शर्माना क्या। आपने लास्ट पे x की वैल्यू 1 दिया मैम, वो क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, जब आप x की वैल्यू 1 दोगे तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा ना, ऊपर वाला, ये राइट हैंड साइड वाला बनाने के लिए आपको x को 1 देना पड़ेगा ना, इस नीचे वाले के अंदर। इस साइड क्या बन जाएगा, यस 1 मैम। + 1n। समझ रहे हो। जी मैम, जी मैम। अच्छा, एक और बात मैं आपसे लोगों से करना चाहती हूँ। इस वीक के एंड में, एक अभी नेक्स्ट वीक आने वाला है ना, कल मंडे है, इस वीक के एंड में मैं एक सेशन रखूंगी आप लोगों से। अभी मैं क्यों नहीं रख रही हूँ 1-2 दिन में, क्योंकि आप लोग ओपन नहीं हो ज़्यादा, मतलब बातचीत थोड़ा कम करते हो। तो आप लोग थोड़ा एक वीक में ना ओपन हो जाओ क्लासेस में आके, उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि जैम के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है, क्या क्या हमें उसमें स्टेप्स लेने हैं। और वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट आपका ये सेशन रखा जाएगा, ताकि आपको ये रियलाइज़ कराया जा सके कि कहीं आपके अंदर कमी तो नहीं है आपकी तैयारी के अंदर, तो आप साथ साथ कैसे अपना कोप अप कर सकते हो। ठीक है, Yes, एक ma'am. Yes, गाइडेंस sir. दिया जाए। ठीक है, एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। ओके, आप लोगों को आना है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। कोई उसमें मैं पेंटिंग कंपटीशन नहीं करा रही हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने का मतलब बस मीटिंग ज्वाइन कर लेना और आ जाना। ठीक है, थोड़ी अपने डाउट्स लेकर आना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं आपके सामने एक सेट लिख रही हूँ। क्या ये एक सेट है या नहीं? है मैम। है। सेट किन चीज़ों से बनता है? एलिमेंट। हम्म,
एलिमेंट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स एलिमेंट्स की कुछ खास बात होनी चाहिए या ऐसे ही कुछ भी डाल वेल दो? वेल डिफाइंड होने well चाहिए defined collection of और distinct objects. डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वेल डिफाइंड। अच्छा, एक सेट मैंने बनाया है, इसके अंदर एक घोड़ा डाल दिया, एक हाथी डाल दिया, एक चाय का कप डाल दिया, और एक साइकिल डाल दी। साइकिल पता नहीं कैसी बनेगी मेरी, जो भी है यहाँ पे, मतलब एक साइकिल है ये। क्या ये एक सेट है? Yes, ma'am. No. नहीं है? किसी को लग रहा हो? एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट है। अब वेल रूल ऑफ कलेक्शन बताइए पहले। हम्म रूल ऑफ कलेक्शन बताइए। रूल ऑफ कलेक्शन मैं बताऊं? मैं क्या बताऊं आपको? आपने सेट थ्योरी पढ़ रखी है? आपने कहा आप 12th पास हो सब लोग? यस मैम पढ़े। पढ़े हो ना, तो बताओ। यस यस मैम है ये सेट, क्योंकि घोड़ा हाथी सबके लिए सेम ही है मैम। घोड़ा हाथी सबके लिए सेम ही है। ये कौन है, आनंद या कोई हाँ और? मैम, जॉय? नहीं मैम, सबकी आवाज तो आपकी एक जैसी। कौन था ये, कौन बोला? हम बोले मैम। हम कौन? मैम आनंद। आनंद तो वही हम तो बोले ठीक है, शुरुआत में मैंने वही पूछा कौन बोला। ठीक है, देखो एक सेट लिखा है मैंने, घोड़ा हाथी चाय का कप जिसके अंदर चाय भी है, और ये साइकिल। कोई दिक्कत नहीं है। देखो दुनिया में हमें पता है एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक ये है। तो घोड़ा मतलब कोई स्पेसिफिक घोड़ा ही डाला है मैंने। अब ये मत सोचना कि कौन सा घोड़ा डाल दिया, वो तो वेल डिफाइंड ही नहीं है। घोड़ा मतलब एक घोड़ा लाई मैं अपने घर, एक हाथी लाई, एक चाय का कप लाई, उसमें चाय रखी, एक साइकिल मेरे घर थी। मैंने सारी चीजों को इकट्ठा किया, एक साथ रख दिया, सेट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कौन से ऑब्जेक्ट्स डाले। ठीक है, घोड़ा मतलब स्पेसिफिक घोड़ा, हाथी मतलब स्पेसिफिक हाथी। मान लो मेरे घर में घोड़ा और हाथी पले हुए हैं, मैंने वो वाले डाल दिए इसके अंदर। हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो सेट बन गया। सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होने चाहिए। आप इस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट योर ऑनर वाला, कि कौन से आपने साइकिल और घोड़ा इकट्ठे कैसे डाल दिया। आप ये तो नहीं बोल सकते ना, किसी बुक में नहीं लिखा है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स डालो सेट में। मैथ्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, जी मैम। इज अ सेट। अब वापस आओ इस क्वेश्चन पे और मुझे ये बताना, 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, 32 हो रहे हैं, 6:32। 2 मिनट का टाइम है, हो गया इसमें मैम। कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। लिख लो अपना आंसर, 2 मिनट के बाद मैं पूछती हूँ। अपने अपने आंसर रेडी रखना, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। नोट कर लो ए सेट। मैम थोड़ा नीचे करना स्लाइड। आप लोगों के यहाँ गर्मी पड़ रही है? यस मैम, प्रयागराज में 47 डिग्री चला गया है। कहाँ पे 47? प्रयागराज प्रयागराज में, प्रयागराज। यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। अच्छा, प्रयागराज से कौन है यहाँ? अक्षत में सर। अच्छा, अक्षता प्रयागराज से, बहुत बढ़िया। हाँ काफ़ी पड़ रही है वैसे तो, 45-46 तो यहाँ भी है। क्लास लेते वक्त मैं कूलर भी नहीं चला सकती। वॉइस जाएगी नहीं तो आपको सिर्फ कूलर सुनाई देगा, मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं। तो वॉइस कैंसलेशन माइक भी तो आते होंगे। हाँ
आते हैं पर मेरे पास है नहीं, बट इतना भी नहीं होता कि आप कूलर चला लो अपने सिर पे और फिर उस वो वॉइस को दबा ले। थोड़ा शांति रखनी पड़ती है। गर्मी लगती होगी, पसीना टपक। हम्म। वैसे आप जब कोई काम करते हो, ऐसा काम करते हो जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको गर्मी पता नहीं चलती है। ये भी बात सही है। हम्म। चलो 35 हो गए। अरे बताओ एक एक करके किससे पूछूं? चलो दीपांश आप बताओ पहले, आपके हिसाब से क्या किया ये? मैम फर्स्ट वाला तो नहीं है। ठीक है, मतलब आप वो नंबर्स बता दो जो जो हैं। अच्छा मैम, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड। फोर्थ, हम्म। फिफ्थ, हम्म। सिक्स्थ, हम्म। सेवेंथ 7। और नाइन्थ। ठीक है, ये दीपांश का हो गया। अच्छा तान्या आपका हो गया? यस मैम। हाँ तान्या आप बताओ, आपने क्या लगाया? मैम सेकंड, थर्ड, थर्ड। फोर्थ, हाँ। फिफ्थ, फिफ्थ। सिक्स्थ, हाँ। सेवेंथ। ठीक है। आप किससे पूछें? आनंद आप बताओ। यस मैम। मैम हम डी मॉर्गन्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ से स्टार्ट करते हैं? एक्चुअली मैम पहले इसका आंसर स्टार्टिंग से फिर देते हैं मैम। हाँ इसका आंसर बताओ ना इस क्वेश्चन का। डी मॉर्गन्स लॉ तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। अच्छा अच्छा जी मैम। हाँ। मैम पहला होगा हम्म। और सेकंड होगा कैसे सेकंड उठा? होगा। और फोर्थ होगा फटाफट बता दीजिए। जी मैम। और 5 होगा। हम्म। और एक सेकंड, सेवेंथ सेवेंथ भी होगा मैम। हम्म। थर्ड 8 भी होगा। ठीक है। बस मैम। अच्छा अभी और कोई बताना चाहेगा तो फटाफट से बताए, फिर मैं इसको मैम डिस्कस करा दूँ। मैम मैं बताऊं? जी मैम। हाँ मैम मैम हाँ बताओ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ। ठीक है, और किसी को बताना है? मैम अक्षत। सेकंड, काफी वेरिएशन है मतलब यहाँ पे। मैम सेकंड, थर्ड, हाँ। फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ। सेवेंथ, नाइन्थ। नो मैम सिक्स्थ नहीं मैम। सिक्स्थ ये नहीं? मेरा है, ये मेरा दिखा रहा है। ये किसका है? मेरा। अक्षत का। सेवंथ अक्षत का है, मतलब 6 अक्षत का। सिक्स्थ अक्षत ने बोला है ना? यस मैम। ठीक है, और सिक्स्थ किसने नहीं बोला है? मैंने मैम। मैंने का नाम क्या है? मैम मेरे वाले में सिक्स्थ भी लिख दो। सिक्स्थ पे बड़ी चर्चा हो रही है क्या? मैंने भी नहीं बोला मैम। आनंद। जुबैर ने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है टू बिलोंग्स टू। या बिलोंग और कंटेंट का मतलब आपको पता है। बिलोंग मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका एलिमेंट होगा तो बिलोंग करेगा। क्या टू एलिमेंट है? नो मैम। टू एलिमेंट नहीं है। ये किसका था? कौन था ये ए नाम का? आनंद? यस मैम। एलिमेंट तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ये नंबर है, इसका एलिमेंट है 1। ये सेट इसका एलिमेंट है, ये नंबर इसका एलिमेंट है। ये एम्प्टी सेट इसका एलिमेंट है, ये सेट इसका एलिमेंट है, और ये एक नंबर इसका एलिमेंट है। ये पूरा सेट इसका एक एलिमेंट है। ये सेट में से 2 निकाल के आप बाहर नहीं कर सकते। दिस इज द फैक्ट। इस 2 को आप बाहर निकाल के ये नहीं कह सकते कि 2 इस ए के अंदर है। इसके अंदर तो ये सेट है, और इस पर ए का अधिकार सिर्फ इस सेट पे है। ए सिर्फ इस सेट की बात कर सकता है। इस सेट के एलिमेंट्स पर इसका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सेट एक एलिमेंट की तरह इसके लिए काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई कि 2 ए में बिलोंग नहीं कर रहा? 2 Yes, ma'am.
उसके एलिमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2 इसके एलिमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी 1,2 एक सेट था, उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। सेकंड पे आते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ 5 तो है इसके अंदर, 5 बिलोंग्स टू ए, 2 सबने ही बताया है, सबका करेक्ट है। थर्ड है 5 कंटेन्ड इन ए। अब आंख बंद कर लो और ये सोचो कि क्या 5 ए में कंटेन्ड होगा। मैंने कहा था एक फ्री जो कहते हैं एम्प्टी सेट होता है, फ्री टाइप का सबसेट होता है, वो हमेशा ही ए में कंटेन्ड होता है, तो कोई डाउट ही नहीं है ये हमेशा ट्रू होगा। फोर्थ क्या रखा है, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या फोर्थ भी करेक्ट होगा? आप सबने फोर्थ बताया है, मुझे दिख रहा है फोर्थ भी करेक्ट है, क्योंकि एक एलिमेंट की तरह 5 यहाँ पे पड़ा है। अब ये 5 क्या है, इसका एक एलिमेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है। ये 5 मतलब कि ये 5 और ये 5 दोनों अलग अलग हैं, क्या ये बात क्लियर है? ये वाला 5 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये वाला 5 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। अभी एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखती हूँ 11, आप मुझे ये बताना ये करेक्ट है कि नहीं। ये बताओ ये करेक्ट है कि नहीं 11? जी मैम, करेक्ट करेक्ट राइट है मैम। राइट है, क्योंकि अभी आपने कहा फोर्थ स्टेटमेंट में कि 5 एलिमेंट है उसका, तो अब उस एलिमेंट की हेल्प से मैं एक सेट बनाऊं या सिंगलटन सेट बनाऊं जिसके अंदर वो एलिमेंट डाल दूं, ये एलिमेंट एक सेट के अंदर डाल दूं, तो वो सबसेट नहीं बन जाएगा ए का। सिंपल सा लॉजिक है, सिंगलटन सेट है ये जिसके अंदर 5 डाल दिया हमने, 5 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 एक एम्प्टी सेट की तरह काम कर रहा है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। फिफ्थ पॉइंट क्या रखा है कि 1,2 बिलोंग्स टू ए, हाँ एलिमेंट है ना, ये रहा बिलोंग्स टू ए, करेक्ट। 1,3 बिलोंग्स टू ए, सॉरी कंटेन्ड इन ए, अच्छा कंटेन्ड इन ए, हाँ करेक्ट है। 1 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, तो इसकी हेल्प से एक सेट बनेगा जो ए में कंटेन्ड हो जाएगा। 6 भी करेक्ट है। 7th में बोल रखा है 1,3 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये भी करेक्ट है। अब ध्यान से देखो कैसे करेक्ट है, यहाँ पे 1 भी एक इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट इसके हैं। अच्छा सॉरी कैसे करेक्ट होगा? 1,3, हाँ ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है क्या ए के अंदर? 1,3 हाँ बिल्कुल एक एलिमेंट की तरह पड़ा हुआ है, देखो ये सेट। मैम 6 कैसे करेक्ट होगा मैम? 6 कैसे करेक्ट होगा? 6th कैसे करेक्ट होगा? 6th में बोल रखा है 1,3 कंटेन्ड इन, यानी कि उसका सबसेट है क्या, ए का क्या सबसेट है? 1,3 सबसेट होने का मतलब 1 भी उसके अंदर पड़ा हो, 3 भी उसके अंदर पड़ा हो, अलग अलग पड़े हों और उनको कलेक्ट करके हम एक सेट बना पाए। जब वो अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में पड़े होंगे तभी तो हम उनको इकट्ठा करके एक सेट बनाएंगे और फिर वो सेट उसका सबसेट होगा। यहाँ पे दोनों बातें करेक्ट हैं जुबैर, 1 और 3 अलग से भी पढ़े हैं और 1 और 3 इकट्ठे भी पढ़े हैं, मतलब एज एन एलिमेंट भी आप इसको लिख पाओगे और एज अ सेट भी आप इसको लिख पाओगे कंटेंट, क्योंकि 1 और 3 उसके एलिमेंट थे तो उनकी हेल्प से एक सबसेट बन गया। ठीक है, बताओ कहीं डाउट रह गया? नो मैम। मैम एक जगह डाउट है मैम, नल सेट थर्ड ऑप्शन में। हाँ यस मैम, ये लेस देन इक्वल टू जैसा दिख रहा है मैम, तो अच्छा, वो तो मेरी गलती है अगर आपको लेस देन इक्वल टू जैसा दिख रहा है, कंटेंट है ओके जी मैम। सबसेट हो, ठीक है। और लेस देन का तो वैसे यहाँ सवाल ही नहीं उठता, लेस देन इक्वल टू तो आप नंबर्स में करोगे ना, यहाँ क्या करोगे? लेस देन इक्वल टू नंबर्स कंपेयर होते हैं आपस में। 8th में क्या रखा है 1, 3, 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1, 3 और 5 अगर एज अ सेट ये क्या एलिमेंट है ए का? बताओ आप। नो मैम। एलिमेंट दिख रहा है आपको कहीं? नहीं। 1, 3, 5 अलग अलग तो पड़े हैं, उसकी हेल्प से एक सेट बना लोगे, वो इसका सबसेट तो बन जाएगा पर एलिमेंट नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एलिमेंट बनाने की कोशिश की गई है, तो ये ऑप्शन गलत है। 9th में क्या रखा 1, 3, 5 कंटेन्ड इन है, अब ये बात क्या सही है? यस मैम। 9th सही है। अब देखो कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, जिसका करेक्ट होगा अभी हम देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 दीपांश का करेक्ट है, और किसी का भी करेक्ट है? मुझे लग नहीं रहा और किसी का। नहीं मैम। ठीक है, ये था फंडा। मेरा भी करेक्ट है।
7 9 ठीक है, दोनों होते हैं। आपको मेन लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्या लॉजिक सबको क्लियर हो मैम। गया इस क्वेश्चन का? यस मैम। मैम ऑप्शन 9 का फिर से बता दीजिएगा, समझ नहीं आया। ऑप्शन 9, यस मैम। ऑप्शन 9 में बोल रखा है 1 3 5, इन एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बनाया गया है, क्या वो सेट इसका सबसेट है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि 1 3 और 5 क्या इसके अंदर एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, क्या एलिमेंट्स है इसके। 1 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, इन तीनों को कलेक्ट करो और एक सेट में डाल दो, तो क्या वो सबसेट नहीं बन जाएगा ए का? 9th ऑप्शन। यस मैम। सबसेट में और एलिमेंट में बस यहाँ पे फर्क करना था आपको। ये क्वेश्चन बस इसी मामले में कंफ्यूजिंग है कि सबसेट में और एलिमेंट में फर्क नहीं कर पाते हो। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी हेल्प से सबसेट बनाओ, उस सबसेट को दिखा दो कि वो सेट के अंदर है, बस काम खत्म। 9th ऑप्शन में यही बोल रखा है। अगर यहाँ पे बिलोंग का साइन होता जैसे 8th में है कि ये क्या ये बिलोंग कर रहा है, क्या एज एन एलिमेंट ये कंप्लीट सेट पड़ा है उसके अंदर, ये पूछा हुआ है। क्या एज एन एलिमेंट ये सेट उसके अंदर है? ऑब्वियसली नहीं है। 1 3 है, 1 3 5 कहाँ है? 1 3 है, 1 2 है, 5 है, बट एज 1 3 5 उसके अंदर एज एन एलिमेंट नहीं पड़ा है, इसलिए 8th रॉन्ग हो गया और 9th करेक्ट हो गया। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ पता है आप सबको? यस मैम। आप लोगों को कल भी लगता है कि मुझे क्लास में कोई डाउट रह गया, तो कल भी आप निश्चिंत के पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर डाउट उसी मोमेंट में समझ में आ जाए। कुछ डाउट ऐसे भी होते हैं जो बाद में लगते हैं, तो आप बेफिक्र आके कल भी पूछ सकते हो क्लास के स्टार्टिंग में। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ आपका ये होता है, आप जानते ही हो। और आप ये भी फॉर्मूला Yes, ma'am. जानते हो आई थिंक, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन। हाँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यस सी इंटरसेक्शन। हाँ, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसको आपने वेन डायग्राम की हेल्प से भी देखा हुआ है। वेन डायग्राम आप जानते ही हो इसका कैसा होता है। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। जब आप ये चीज करने लगते हो, इनको माइनस करने लगते हो, तो ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है गलती से, तो आपको पता है इसको आपको एक बार ऐड करना पड़ता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं। क्या मैं मान सकती हूँ कि आपको आता है? नहीं भी आता तो आप मुझसे पूछो और ट्राई भी करो खुद से, कहीं डाउट हो तो मुझे आप बताओ। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से ये तो फॉर्मूले प्रूव हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, गेट का है शायद, जो कराना आपको काफी जरूरी हो जाता है, या मैं इसको होमवर्क की तरह दूंगा आपको। होमवर्क की तरह देते हैं और कल आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बट इसको करने में आपको मजा आएगा। देखो, कुछ नंबर ऑफ सेट्स दे रखे हैं, 30 सेट्स हैं आपके पास। हर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, और कुछ और भी सेट्स दे रखे हैं, B1 B2 सो ऑन Bn। ये कुछ n सेट्स हैं आपके पास। इनमें हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। आप नोट कर लो इस क्वेश्चन को, आपको होमवर्क की तरह दिया जा रहा है। यस मैम। तो आप सपोज कीजिए, यहाँ पे कुछ गिवन है ऐसा, सपोज यूनियन ऑफ ए आईज, जब हम 30 के 30 सेट्स की यूनियन करते हैं ए आईज वाले, और ये जो n सेट्स हैं, इनकी यूनियन करते हैं तो एक सेट निकल के आता है। अब ये जो नया सेट निकल के आता है,
उसकी एक खास बात है, वो हम लिखते हैं कि जो बी सेट है इसके बारे में बता रखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ exactly 10 of the AIs, मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है AIs में। हर एक एलिमेंट AIs के अंदर, मतलब एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs में है। मतलब A1 में भी हो सकता है, A2 में भी हो सकता है, A10 में भी हो सकता है। हर एक एलिमेंट 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हर एक सेट में एक एक बार है। ठीक है, 30 सेट्स हैं ऊपर। जैसे कोई एलिमेंट लो, इसके अंदर से कोई भी, मान लो मैंने कोई अल्फा एलिमेंट ले लिया। अब ये जो अल्फा एलिमेंट है ये A1 A2 A30 30 सेट्स है ना। मान लो ये 10 सेट्स में आ रहा है, ये अल्फा A1 में भी आ रहा है, ये अल्फा A2 में भी आ रहा है, ये A7 में भी आ रहा है, ये A13 में भी आ रहा है, A15 में भी आ रहा है, A20 में भी आ रहा है, A22 में भी आ रहा है, A30 में भी आ रहा है। ऐसे ऐसे करते करके 10 सेट्स के अंदर ये आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? मान लो यहाँ पे A18 में भी आ रहा होगा, A3 में भी आ रहा होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ऐसे आ रहा है। इसके जितने अल्फा हैं, जितने मेंबर्स हैं इसके, वो हर एक सेट में आ रहे हैं ऐसे, मतलब 10 सेट्स में आ रहे हैं। ये अल्फा A1 में भी है, A2 में भी है, इसमें भी ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीटेडनेस का खेल है। बट आप ये एक बात याद रखना, जब आप यूनियन करते हो तो क्या होता है, वो रिपीटेशन कट जाता है, हट जाता है। तो बस वही आपको देखना है कि वो रेपिटेशन कैसे हटाएं। आपसे पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस जी मैम। यस मैम, यस। ठीक है, पूछा क्या हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs एंड 9 ऑफ द BJs, देन आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटुइटिव क्वेश्चन है, इसमें अपना दिमाग लगाना, अच्छा दिमाग लग जाएगा आपका। और मुझे पता है आप लोग कर भी लोगे इस क्वेश्चन को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी करना चाहो, लिखना चाहो लिख लो। इसको आपको करके आना है, कल आपसे क्लास में आते ही ये क्वेश्चन डिस्कस होगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा कल हम और करेंगे। अभी तो मैं आपको लगभग हो गए 2 घंटे, मैं आपको छोड़ देती हूँ। कल हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में करेंगे। 1 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें कराऊंगी, सीरीज से रिलेट कराऊंगी उसको। उसके बाद हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी और आपका फंक्शंस, ग्राफ, ये सब करेंगे। ठीक है, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सीक्वेंसेस स्टार्ट करेंगे।